हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रणलक्ष्मी यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये जो वीडियो है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के काम आ सके। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा इस चैनल को, ठीक है दोस्तों। और आइए, हम 25 क्वेश्चन जो रोज़ लेकर आते हैं वो आज फिर से आप लोगों के सामने। और दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। और आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा कि वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, और सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं, आगाज़ करते हैं क्लास का। आज मुश्किल है, कल थोड़ा बेहतर होगा दोस्तों। आज जो है मुश्किल है, कल थोड़ा बेहतर होगा। बस उम्मीद मत छोड़ना मेरे दोस्त, ज़रूर भविष्य ज़रूर बेहतर होगा, भविष्य ज़रूर बेहतर होगा। आइए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? वीर सावरकर, उधम सिंह, भगत सिंह या चंद्रशेखर आज़ाद? तो बताना है, जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन है इसकी स्थापना जो है किसने की थी? तो जो है इसकी स्थापना 1928 ईस्वी में। कब? 1928 ईस्वी में दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में। कहाँ पर? ध्यान रखना है कि 1928 ईस्वी में, और दिल्ली के जो है फिरोज शाह कोटला मैदान में भगत सिंह द्वारा की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात आती है वीर सावरकर। तो वीर सावरकर ने जो है दोस्तों, जो वीर सावरकर थे, वीर सावरकर ने 1904 में अभिनव भारत नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी। कब? 1904 में, ठीक है। वीर सावरकर ने 1904 में अभिनव भारत नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी। और चंद्रशेखर आज़ाद ने जो है, आज़ाद ने 1924 में चंद्रशेखर आज़ाद एवं सचिंद्र सान्याल के द्वारा कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। कहाँ पर? चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा कानपुर में, ठीक है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है। और उधम सिंह, जो आपके उधम सिंह हैं, इन्होंने 1940 में लंदन के जनरल डायल को गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेहरू राष्ट्रभक्त थे जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ, यह कथन किसका है? पटेल, इकबाल, महात्मा गांधी या मौलाना आज़ाद? बताना है कि यह कथन किसका है। तो जो है यह कथन मौलाना आज़ाद ने अपनी पुस्तक, उनकी जो पुस्तक थी इंडिया विंस फ्रीडम, में इस कथन का उल्लेख किया था कि नेहरू जो है राष्ट्रभक्त थे जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ। तो इसका राइट आंसर जो है डी हो जाएगा। और उनकी जो पुस्तक है इंडिया विंस फ्रीडम, इसमें ही इन्होंने इसका उल्लेख किया था, ठीक है। तो इनकी पुस्तक जो है याद रखिएगा आप लोग, इंडिया विंस फ्रीडम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गांधी इरविन समझौता में किस आंदोलन को रोकने का प्रावधान था? तो गांधी इरविन समझौता था, इसमें किस आंदोलन को रोकने का प्रावधान था? तो जो है गांधी इरविन समझौता के बाद गांधी कांग्रेस ने समन्वय अवज्ञा आंदोलन को वापस लिया था। तो इसको जो रोकने का प्रावधान जिसका था वो है समन्वय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है कर्म, निष्ठा, अहिंसा या विराग? तो जो है जैन धर्म का जो आधारभूत बिंदु है वह है अहिंसा, ठीक है। और जैन धर्म में अहिंसा पर काफ़ी बल भी दिया गया है। साथ ही फसल को काटना भी अहिंसा बतलाया गया, ठीक है। जो फसल को हम लोग काटते हैं वो भी जैन धर्म में अहिंसा बतलाया गया।
और जो है जैन धर्म के जो 5 महावीर थे उसमें अहिंसा शामिल है। जो महावीर थे उनके, उनमें अहिंसा शामिल है। और जो 5 महावीर थे उनके वो इस प्रकार हैं: पहला अहिंसा, दूसरा अपरिग्रह, तीसरा आस्तेय, चौथा सत्यवचन और पांचवा ब्रह्मचर्य। ठीक है, तो ये उनके 5 महाव्रत हैं जैन के, लेकिन इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो जो है 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत का सम्मेलन का अध्यक्ष जो है महात्मा गांधी जी को चुना गया। ठीक है, 1919 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी तरंगदैर्घ्य समान बनी रहती है, आवृत्ति समान बनी रहती है, आवृत्ति बढ़ जाती है, तरंगदैर्घ्य बढ़ जाती है। तो बताना है कि क्या हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, आवृत्ति समान रहती है। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो आवृत्ति समान बनी रहती है। प्रकाश क्या है दोस्तों? तो देखते हैं कि प्रकाश जो है वो है एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में संचारित होती है। इसका ज्ञान हमें आँखों द्वारा प्राप्त होता है। ठीक है, तो प्रकाश समझ लिया, और इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आइए, जब समान आवृत्ति या आयाम की 2 ध्वनि तरंगें एक साथ किसी बिंदु पर पहुंचती हैं तो उस बिंदु पर ध्वनि ऊर्जा का पुनः वितरण हो जाता है। यह घटना ध्वनि का क्या है? जो है यह ध्वनि का व्यतिकरण है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं, यह निम्नांकित में से किसका नियम है? अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं, यह नियम किरचॉफ का नियम है। और जो है इस नियम का एक उदाहरण है, रेगिस्तान दिन में अत्यधिक गर्म तथा रात में ठंडा होता है। किरचॉफ के नियम का उदाहरण है। और जो किरचॉफ का नियमानुसार है वह है कि लाल रंग की वस्तु जो है गर्म करने पर हरा प्रकाश उत्सर्जित करेगी, क्योंकि यदि श्वेत प्रकाश से लाल रंग निकाल दिया जाता है तो रंग का सम्मिलित प्रभाव हरे रंग जैसा होता है। ठीक है, तो यह नियम किरचॉफ का नियम है, और जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नांकित कथनों में कौन असत्य है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, देखिएगा। ए बी सी डी। निम्नांकित कथनों में कौन असत्य है? शंट एक अत्यंत ही कम प्रतिरोध वाला तार होता है। शंट एक अत्यंत ही अत्यधिक प्रतिरोध वाला तार होता है। शंट उच्च धाराओं से धारा मापी की रक्षा करता है। ऑप्शन डी, धारा मापी के श्रेणी क्रम में शंट लगाकर अमीटर बनाया जाता है। तो जो भी इसका असत्य आंसर है वो बताना है। जिसका असत्य है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि धारा मापी के श्रेणी क्रम में नहीं, धारा मापी के श्रेणी क्रम में नहीं बल्कि समांतर क्रम में शंट लगाकर अमीटर बनाया जाता है। तो इसका जो गलत हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 0 में किस प्रकार का बंधन है? यह 0 में किस प्रकार का बंधन है? तो जो ये बंधन है वो हो जाएगा द्विक सह संयोजक बंधन। ठीक है, जो है क्या होता है इसमें, यहाँ ऑक्सीजन के 2 परमाणु के बीच 2 जोड़े इलेक्ट्रॉन को साझा करते हैं। ठीक है, इसमें जो है 2 ऑक्सीजन के 2 परमाणु के बीच 2 जोड़े इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, अतः यह द्विसंयोजक बंधन होता है। ठीक
ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है, वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न होंगे किसमें? पहले तो देख लीजिएगा कि वर्णांधता क्या होता है। तो जो है वर्णांधता जो है, वर्णांधता को इंग्लिश में कहा जाता है कलर ब्लाइंडनेस। आँखों का यह रोग है, एक प्रकार से यह आँखों का रोग है जो है, और जिसमें जो है रोगी को किसी एक या एक से अधिक रंगों का बोध नहीं हो पाता है। इसमें लाल हरा रंग की दृष्टि प्रभावित होती है। ठीक है, तो जो है इससे उस व्यक्ति के रंग बोध की शक्ति साधारण व्यक्तियों के रंग बोध की शक्ति से कम हो जाती है। और यह रोग जो है एक आनुवांशिकी है, अर्थात यह रोग जन्म से ही हो सकता है। ठीक है, और जो ये होता है, एक सामान्य महिला से विवाह करता है तो वर्णांधता के लक्षण किस में उत्पन्न होंगे? पुत्रों में, पुत्रियों में, पुत्रों के पुत्रों में, या पुत्रियों के पुत्र में? तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन डी हो जाएगा, पुत्रियों के पुत्र में। क्यों? क्योंकि एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है जब, तो वर्णांध के लक्षण उसके पुत्रियों के पुत्र में उत्पन्न होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। मॉनिटर की स्क्रीन पर दिखाई देने वाले पिक्सल को किस नाम से जाना जाता है? तो जो है मॉनिटर की स्क्रीन पर जो दिखाई देता है उसे पिक्सल को रेज्यूलेशन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से दोस्तों? रेज्यूलेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और पिक्सल जो होता है सबसे सूक्ष्म, पिक्सल जो है वह सबसे सूक्ष्म बिंदु है जिसके द्वारा चित्र के गुणवत्ता को प्रकट करते हैं। ठीक है, और जो है पिक्सल रंगों की तीव्रता पर निर्भर करता है। रंग मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, फर्स्ट प्राथमिक रंग एवं द्वितीयक रंग। ठीक है, दो रंग होते हैं, प्राथमिक रंग और द्वितीयक रंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है कि जो है भारत में सिक्कों की ढलाई का काम कौन करता था? तो जो है भारत में सिक्कों की जो ढलाई है वो वित्त मंत्रालय द्वारा की जाती थी। ठीक है, और जो है वित्त मंत्रालय बैंक नोटों द्वारा सिक्कों का उत्पादन, ढलाई, सिक्योरिटी, प्रिंटिंग एंड मॉनिटरिंग, ठीक है, एंड मॉनिटरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के माध्यम से भारत सरकार द्वारा किया जाता था। और जो है बैंक नोटों सिक्कों का मुद्रण, ढलाई मतलब चार मुद्रालयों में किया जाता था। 4 मुद्रालय थे, कहाँ कहाँ थे? जो है 4 मुद्रालय हैं, और इस प्रकार हैं कि नासिक प्रेस पश्चिम भारत महाराष्ट्र में है पहला, देवास प्रेस मध्य भारत मध्य प्रदेश में, मैसूर प्रेस दक्षिण भारत कर्नाटक में, और जो चौथा है सालबोनी प्रेस पूर्वी भारत पश्चिम बंगाल में। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्रोसेसर में एक कंट्रोल यूनिट और एक डॉट शामिल होता है, डैश डैश डैश, कौन सा वो शामिल है? तो एक्सपेंशन स्लॉट, पोर्ट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट या सीडी ड्राइव। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार के बजट के कुल घाटे के किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? तो जो है इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो आपका हो जाएगा कि भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? तो जो है ये आपका हो जाएगा आंसर, राजकोषीय घाटे का सबसे अधिक योगदान है। राजकोषीय घाटा जो है वो होता है कि राजकोषीय सरकार के द्वारा अन्य सभी घाटों की तुलना में राजकोषीय घाटा को ही प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में आर्थिक उदारीकरण
करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो जो है इस जिसे प्राप्त है वो है आपके पीवी नरसिम्हा राव। ऑप्शन बी। भारत में आर्थिक उदारीकरण करने का श्रेय जो जाता है वो पीवी नरसिम्हा राव को जाता है। 1991 में वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने आर्थिक उदारीकरण किए थे। 1991 में वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने आर्थिक उदारीकरण किए थे। आर्थिक उदारीकरण का जनक मनमोहन सिंह को कहा जाता है। उदारी करने का श्रेय जो जाता है वो पीवी नरसिम्हा राव को जाता है, क्योंकि वे उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुलिमित कीजिए और सूचियों सही उत्तर का चयन कीजिए। तो जो है भारत का जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है CAG, उसका कौन सा आर्टिकल में उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान के? तो उसका जो किया गया है 148 में। वित्त आयोग 280, प्रशासनिक अधिकरण 323A, और जो संघ लोक सेवा आयोग है UPSC वो आपका 315। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस हिसाब से नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आइए, भारतीय संविधान की व्याख्या करने वाला अंतिम प्राधिकारी है। अंतिम प्राधिकारी जो है वो कौन है? उच्चतम न्यायालय, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या संसद? तो भारतीय संविधान की जो व्याख्या करने वाला अंतिम प्राधिकारी है वो होता है उच्चतम न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 5 और अनुच्छेद 124 से 147 तक इसका उपबंध किया गया है। भारतीय संविधान की कौन से आर्टिकल तक? तो दोस्तों 124 से 147 आर्टिकल तक भारतीय संविधान में इसका उल्लेख किया गया है उच्चतम न्यायालय का, और भाग 5 है, ध्यान रखिएगा आप लोग। और उच्चतम न्यायालय की स्थापना जो है 28 जनवरी 1950 ईस्वी को की गई थी। ठीक है, और जो है थोड़ा और ध्यान रखिएगा कि संवैधानिक शासन पद्धति में इसका अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है सुप्रीम कोर्ट की, और संविधान की व्याख्या में सुप्रीम कोर्ट की निर्णय अंतिम निर्णय होता है। ठीक है, यह भारत के संविधान एवं हमारे मौलिक अधिकारों का अभिरक्षक भी है दोस्तों। कौन? सुप्रीम कोर्ट। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति के निषेधाधिकार की शक्ति स्वरूप क्या है? तो जो है भारत के राष्ट्रपति की जो निषेधाधिकार शक्ति है का स्वरूप के अंतर्गत जो है पॉकेट निषेधाधिकार आता है। पॉकेट तथा निलंबनकारी निषेधाधिकार तीनों शामिल हैं। ठीक है, तो ये संपूर्ण निषेधाधिकार, पॉकेट निषेधाधिकार और निलंबनकारी निषेधाधिकार ये तीनों शामिल हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ये सभी हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है। अब देखते हैं कि वीटो जो है, वीटो जो शब्द है वो एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ मैं निषेध करता हूँ, मैं निषेध करता हूँ। और जो है भारतीय संविधान द्वारा राष्ट्रपति को वीटो की शक्ति प्रदान नहीं की गई है, लेकिन संवैधानिक परंपरा के अनुसार राष्ट्रपति को 3 प्रकार की वीटो शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। पहला आत्यांतिक वीटो, एब्सोल्यूट वीटो, दूसरा निलंबनकारी वीटो, ठीक है, और तीसरा जो है जेबी वीटो यानी पॉकेट वीटो। और जो है दोस्तों इसमें ध्यान रखने योग्य बात है कि जीवो वीटो शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने वर्ष 1986 में भारतीय डाक संशोधन विधेयक के उस संबंध में किया गया था। वीटो का पावर जो है, जेबी वीटो शक्ति का पावर 1986 में ज्ञानी जैल सिंह ने, राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह, उन्होंने यह पावर किया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा थोड़ा, लेकिन इसका क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है?
तो जो है दोस्तों खुला सागरीय बंदरगाह जो है भारत का चेन्नई बंदरगाह है, खुला है पूरा। और चेन्नई बंदरगाह भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह भी है, ठीक है, सबसे पुराना कृत्रिम है। और पूर्वी तट पर सबसे बड़ा बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह है, ठीक है, जो पूर्वी तट है उस पर भी सबसे बड़ा बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह है। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा सागरीय व्यापारिक केंद्र है और भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम बंदरगाह, ठीक है। और भारत का सबसे विस्तृत प्रांगण वाला बंदरगाह जो है वो कोचीन बंदरगाह है। तो इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोल बांध परियोजना का निर्माण भारत में निम्नलिखित में से किस नदी पर हुआ था? बताना है कि जो कोल बांध परियोजना थी, तो पहले तो देखिएगा दोस्तों, कोल डैम प्रोजेक्ट का जो सन है वो 2000 ईस्वी है, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा शिलान्यास से रखा गया था इसका, कोल बांध परियोजना का। और कोल डैम प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर और मंडी जिलों की सीमा पर बनाया गया है। और दोस्तों इस परियोजना से प्राप्त बिजली का लाभ हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दिल्ली को प्राप्त होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन हो जाएगा बी, सतलज नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है? अन्नामलाई पहाड़ियाँ, पालनी पहाड़ियाँ, नंदी पहाड़ियाँ या नीलगिरी पहाड़ियाँ? तो जो है नीलगिरी पहाड़ियाँ कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है, ठीक है। तो जो है नीलगिरी पहाड़ियाँ, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और जो है नीलगिरी पहाड़ियाँ जो है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है, ठीक है। और नीलगिरी पहाड़ियाँ का सर्वोच्च चोटी दोदा बिट्टा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की निम्नलिखित मिट्टियों में से कपास की खेती के लिए कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त है? तो जो है भारत में रेगुर मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। कौन सी मिट्टी दोस्तों? रेगुर मिट्टी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और रेगर मिट्टी जो होती है मैग्मा लावा से निर्मित मिट्टी होती है। किससे? मैग्मा और लावा से निर्मित मिट्टी होती है। लेकिन जो है काली मिट्टी मैग्मा लावा से निर्मित मिट्टी होती है। काली मिट्टी जो होती है वो भी मैग्मा और लावा से निर्मित होती है, ठीक है। तो इसका देख लीजिएगा, फर्स्ट आंसर इज द करेक्ट आंसर। आइए, एक ऑप्टिकल डिस्क पर लिखने की प्रक्रिया क्या है? रिपिंग, फैचिंग, स्कैनिंग या वर्निंग? तो जो है लिखने की जो प्रक्रिया है वो एक ऑप्टिकल डिस्क पर लिखने की प्रक्रिया वर्निंग कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं दोस्तों? वर्निंग। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2021 में दूसरे स्थान पर पहुंचा था। कौन पहुंचा था? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, भारत। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2021 में दूसरे स्थान पर पहुंच गया था। कौन? भारत। तो दोस्तों वीडियो में मैंने 25 क्वेश्चन रखे। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा भेजें, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।